नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कतर की राजधानी दोहा में जो तालिबानी नेता हैं शेर मोहम्मद स्टेनकजई, उन्होंने भारतीय जो राजदूत हैं उनसे बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इस बात का भरोसा दिया है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर के नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये इंश्योर करा है। अब सवाल ये उठता है, क्या हिंदुस्तान को तालिबान की बातों पर भरोसा करना चाहिए? कितना भरोसा करना चाहिए? अगर हमने ये भरोसा किया तो क्या हमें धोखा मिल सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस समय सुर्खियों में हैं। इन्हीं प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी हैं। राणा जी के साथ इन तमाम सवालों को हम खंगालेंगे और इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राणा जी, इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या बनती है? तालिबान की आज की तारीख में जो ज़रूरत है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में उसकी सरकार बने और उस सरकार को दुनिया मान्यता दे। अभी सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने यही है। लिहाजा उन तमाम देशों के साथ अपने संबंध साधने और अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में है जो उसका विरोध करते रहे हैं। हिंदुस्तान भी उन देशों में से एक है। कतर चूँकि तालिबान का एक हेडक्वार्टर्स रहा एक तरह से, और जो भी उनका पॉलिटिकल विंग है उसको दोहा से ही देखा जाता रहा है। अब वहाँ की बातचीत तालिबान की तरफ से इसलिए है कि हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, जो पिछली सरकार थी उससे रहें। लेकिन हिंदुस्तान अभी तालिबान को आज़मा रहा होगा या आज़माने की कोशिश में है। आप बातचीत करेंगे कि रिश्ते बेहतर बनाएंगे, क्योंकि दुनिया के किसी और देश के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता और अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता, इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है और वहाँ की जो स्थितियाँ होंगी उनका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो जो शुरुआती दौर की बातचीत है उसमें तालिबान ने इस बात का भरोसा दिया कि हम आपके ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन से कुछ भी नहीं होने देंगे जो गलत है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हैं। अब दो तीन बुनियादी सवाल खड़ा होते हैं कि अगर मसूद अज़हर पाकिस्तान से निकल कर के कंधार जाता है अफ़गानिस्तान में और उस कंधार में जा कर के वो तालिबान के नेता से बात करता है, तो मुल्ला बरादर और मसूद अज़हर के बीच की बातचीत जो है वो भगवान सत्यनारायण की कथा तो हुई नहीं होगी। जाहिर सी बात। तो लाजमी है उन्होंने कहा होगा कि देखिए कश्मीर का मामला है, कश्मीर में भी आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो हिंदुस्तान की फ़ोर्स बहुत बड़ी तादाद में रहती है। कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान की सरकार ने जो फैसला किया है उसके बाद वहाँ के हालात बदले हैं। दुनिया में कश्मीर और हिंदुस्तान को लेकर के राय बदली है, दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी रही है। अब पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। कश्मीर अगर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह ही बराबर की हैसियत में आता है, वहाँ के वैसे लोग जो पहले नागरिक नहीं थे उनको नागरिक बनाया जाता है, तरक्की के का रास्ता वहाँ थोड़ा खुलता है और आगे बढ़ता है, पाकिस्तान की परेशानी होगी। और पाकिस्तान की परेशानी होगी तो लाजमी है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, उसको 3-4 तरफ से समर्थन है और उन 3-4 जो पाए हैं उसी पर ये सरकार चलती है। एक सेना है, एक ISI है, एक कट्टरपंथी हैं और वहाँ के जो आतंकवादी संगठन वो हैं। तो ये 4 उनके पौवे हैं जिस पर उनकी खाट बिछी रहती है। अब उसमें तालिबान कहता है कि हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान को ये समझना ज़रूरी है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनसे है, वो लश्कर से भी है, जैश से भी है। तीसरा कि अफ़गानिस्तान के भीतर जो बाकी आतंकवादी संगठन हैं जैसे ISIS खुरासान या हक्कानी गुट, ये सभी जो हैं वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। हक्कानी गुट को ISI लगातार इंस्ट्रक्ट करती रही है, उसको अपने तरीके से चलाती रही है और हक्कानी गुट का IS खुरासान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अब खुरासान और हक्कानी ये दो आपस में बेहतर हैं। हक्कानी को ISI गाइड करती है, ISI जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज की विंग है, मतलब वहाँ खुफिया एजेंसी है। कुल मिलाकर के अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा भी जाए तालिबान की तरफ से कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये मानिए कि कुल मिलाकर के एक जो कहते हैं कि लेवल पर अपने यहाँ कुछ कहते हैं ना कि आप कुत्ते को मांस की रखवाली दे दीजिए, तो वो बात अगर कहता है हिंदुस्तान। आपकी इस बातचीत से मेरे जहन में 2 सवाल उठ रहे हैं। मैं अब तालिबानियों को लड़ाका कहूँ, आम आदमी कहूँ, टेररिस्ट कहूँ, क्या कहूँ?
आज के हालात पर अगर मैं पूछूं आपसे तो? देखिए, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, आतंकवादी कौन है? जैसे आप कभी भी जाएंगे तो होता है कि ये नक्सलवादी है, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। तो इनकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और इन सभी परिभाषाओं का एक सेंटर होता है स्टेट। उस स्टेट के भीतर जो एक्टर्स होते हैं उनका अपना रोल क्या, वो कैसे हैं। तो जब हमारे सिस्टम के भीतर आप आ करके और सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बाहर से या अंदर के भीतर से, और वो हिंसा के जरिए, वो आतंकवाद है। मैं अभी उस डेफिनेशन में उग्रवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है, उस पर मत जाइए। लेकिन आज की तारीख में अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भी अगर जान पर बनी पड़ी है, उनको मारा जा रहा है, उनको ढूंढ ढूंढ करके, वैसे लोग जो पिछले 20 साल में अमेरिकी फ़ौज या ब्रिटिश फ़ौज या अफ़गानी सरकार की मदद किसी न किसी तरीके से करते रहे। मान लीजिए मैं क्लर्क था, मैं स्टेनो था, मैं ब्रिटिश आर्मी में ट्रांसलेटर था, तो आप मुझे मारेंगे। तो लोगों के घरों पर जो ये पर्चे चिपकाए जा रहे हैं कि तुम अदालत में आ जाओ, नहीं तो तुमको हम मार डालेंगे। अदालत में जाएगा तो अदालत मारेगी, क्योंकि वो शरीय अदालत है। तो आप मुझे अदालत में मारेंगे, नहीं गया तब भी मारेंगे। लोग 7,000 8,000 लगातार ईरान की सरहद पे पाई है, रेला लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है, लोग भाग रहे हैं। ये भागते हुए लोग अफगानिस्तान मूल के हैं। अगर आपका एक सूबा है, वो आपसे लड़ाई लड़े हुए है, पंजशीर के इलाके में एक भीषण लड़ाई चल रही है, वो लड़ने वाले लोग कहाँ के हैं? वो अभी तो अफगानिस्तान से हैं। उज्बेक मूल के लोग उज्बेकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। जो शिया हैं या फिर ईरान समर्थित कुछ लोग हैं या ईरान के सीमा के पास रहने वाले हैं, वो ईरान की तरफ भाग रहे हैं। तो अफगानिस्तान के भीतर अफगानिस्तान के नागरिक की ज़िंदगी लगातार मौत के साए में है और वो अपने मुल्क के भीतर महफूज नहीं है। जो व्यवस्था है उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं है, तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? जी ठीक है। देखिए सर, ये जो बात निकल के आई है कि वो दोस्ती की बात कर रहा है, एक बार को भरोसा करने का भी दिल करता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये कड़वा सच है कि वो खड़ा हो गया है, तो उसको अपनाना बनता ही है। और सिचुएशन भी ऐसी बन रही है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जब तालिबान ये कहता है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और पाकिस्तान जो है वो तमाम सारे आतंकी संगठनों के साथ उसके रिश्ते हैं और इसकी तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म, तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान के लिए खुद तालिबान कितनी बड़ी चुनौती होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी वार लगातार जारी रखे, तो वहाँ की हुकूमतें बनी रहती हैं। इमरान खान भी अगर दोबारा आएंगे 18/5/23 में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो इन्हीं के यही तिकड़म जो है, ये आतंकवाद, ये वहाँ गोला फोड़ दो और वहाँ आतंकवादियों को भेज दो, कश्मीर में दहशत फैला दो, इसके ज़रिए ही वो पाकिस्तान की आवाम को अपने पाले में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव पिछला हुआ था उसमें बहुत धांधलियाँ थी, बहुत कुछ था, उस पर नहीं जाइए। आप 2-3 बात देखिए। मुल्ला उमर जो ISIS का मुखिया था, जो तालिबान का मुखिया था, तो मुल्ला उमर जो पिछली सरकार थी उसका मुखिया था, वो जब मरा तो पाकिस्तान में मरा, बीमार था। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का मुखिया था, सरगना था, उसको अमेरिका ने मारा, पाकिस्तान में मारा, एबटाबाद में मारा, इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर के आसपास है, पाकिस्तान में मरा। जलालुद्दीन हक्कानी, वो पाकिस्तान के साए में रहा, हक्कानी नेटवर्क का है। तो यह अफ़गानिस्तान के आसपास के जितने भी आतंकवादी संगठनों के सरगना हैं, वो सब वहीं रहते हैं। अभी तालिबान है, ये हुकूमत इनकी है, पहले से क्वेटा शुरा है। क्वेटा शुरा जो है, वो क्वेटा उनकी एक शहर है और उस शहर में एक काउंसिल बैठती है तालिबान की, बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि आज की तारीख में। उस काउंसिल के हेडक्वार्टर्स वही है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तालिबान पिछले 20 साल में जो चलता रहा है वो क्वेटा शुरा से ही चलता रहा है। वही काउंसिल काम करती है वहाँ, वही पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान इन सबों का घर है, ये वहीं से निकलते हैं और जाकर के अपना काम करते हैं। तो लाजमी है ऐसे में हिंदुस्तान को फूंक फूंक के चलना है, क्योंकि एक सरकार वहाँ उसके बनने जा रही है। उस सरकार से मेरा रिश्ता नाता ना हो, लेकिन तुम हमारी सरहद के भीतर हमारे लोगों के लिए नुकसान ना कर पाओ, हमारे साथ तुम्हारा
कोई रिश्ता ना हो, आयात निर्यात जो भी है बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी हर्ट ना करो। हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का प्यादा बन करके हिंदुस्तान के लिए खतरा बनोगे तो फिर हिंदुस्तान को, यहाँ की सरकार को, यहाँ की फौज को ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरह का मुल्क है। मुझे लगता है कि सरकार भी समझती है, सेना भी समझती है। लेकिन एक जो अभी अपडेट निकल के आया है, जो अलकायदा जिस तरीके से खुलेआम कह रहा है कि साहब वो तालिबान को बधाई दे रहा है और कह रहा है कि सोमालिया, यमन, सीरिया और कश्मीर को हम जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनसे आज़ाद कराएंगे। तो अलकायदा तो इस बात को खुलेआम कह रहा है और वो हिंदुस्तान को मानता है कि ये इस्लाम के दुश्मन है और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। इससे पहले अभी जो पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी की एक नेता हैं, उन्होंने तो एक टीवी डिबेट में बड़ा खुल करके कहा था कि तालिबानी अब हमें तोहफे में ला करके कश्मीर देंगे। तो ये भी फैक्ट हमारे सामने है और एक ये भी फैक्ट है कि तालिबान हमारे साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। तो इस सूरत में ये जो आप कह रहे हैं फूंक फूंक के कदम बढ़ाना, किस तरीके के माइंडसेट के साथ अभी हमारी प्लानिंग हो रही होगी, क्या आप कुछ थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं? देखिए, ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो इस्लाम के नाम पर चलते हैं और उनको लगता है कि दुनिया भर में इस्लाम की हुकूमत बन जाएगी और शरिया के ज़रिए दुनिया के जितने भी लोग हैं सब चलते रहेंगे, तो ये एक अलग तरह की सनक है और सनक से ही आतंक चलता है। आतंकवादी जो होता है वो आम इंसान होता नहीं है, आप उसको ब्रेन वॉश करते हैं या फिर वो उस तरीके से तैयार हो जाता है। तो अलकायदा है, तालिबान है या हक्कानी नेटवर्क है, पाकिस्तान के भीतर के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ये सब दरअसल इस ख्वाब में, सपने में रहते हैं, मुगालते में रहते हैं कि हम जो है दुनिया भर में इस्लाम को ला देंगे। इस्लाम अपने आप में जितना पाक और इंसान को इंसान बनाने वाला मज़हब है, उसको इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से समझा और दुनिया भर में उसको फैलाने का जो तरीक़ा अख्तियार किया वो बहुत ही गलत रहा। कई बार लोग कहते हैं कि दारुल हर्ब, दारुल सुरा, ये दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों के बीच में इस्लाम खुद कहता है कि तलवार की नोक पर, तलवार के बल पर जो है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील कर दो। बात दरअसल ऐसी है नहीं, वो इंटरप्रिटेशन का मामला होता है। इसी तरीके से जब इस्लाम को आप बताते हैं इन लोगों को, जो लोग ये आतंकवादी संगठन के हैं, तो इनको लगता है कि नहीं, हम तो पैदा ही हुए हैं अल्लाह की तरफ से यह आदेश लेकर के कि हमको इस्लाम को आगे बढ़ाना है, उसमें इंसान की परवाह ही नहीं करनी है। तो जब आप इंसान की परवाह नहीं करेंगे तो फिर वो मजहबी नहीं बनता है। तो आप दरअसल गैर मजहबी हैं, आप इस्लाम के हिमायती हैं ही नहीं, इस्लाम को मानने वाले आप सबसे गैर इस्लामिक आदमी हैं। तो जितने आतंकवादी संगठन हैं ये अपने आप में पहला गैर इस्लामिक हैं, ये इस्लाम के नाम पर फरेब है। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क को, मतलब हमारी सरकार को, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की सरकार आज की तारीख में दुनिया के सभी हिस्सों में अपने कूटनीतिक और राजनीतिक कोशिशों को बनाए हुए है और अफ़गानिस्तान में फिर कहूँगा पड़ोसी है, इसलिए हिंदुस्तान की कोशिशें और उसकी चिंता दोनों बराबर स्तर पे हैं और उसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि हर चीज़ जो है आप दीवार से सर नहीं मार सकते, तो आप उसको हैंडल टैकल करने का अपना रास्ता निकालते हैं। दोहा की बातचीत जो है वो हिंदुस्तान ने अपनी चीज़ों को ठीक रखने के लिए एक बातचीत का रास्ता खोला है। अब वहाँ हामिद करज़ई हैं जिनके रिश्ते हिंदुस्तान से बेहतर हमेशा रहे हैं, जिस आदमी के साथ दोहा में बातचीत हुई है वो भी हिंदुस्तान में रहा है। तो हिंदुस्तान वैसे लोगों के ज़रिए तालिबान के भीतर पहुँचने और वहाँ से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो हिंदुस्तान के हिमायती रहे हैं और वो जानते हैं कि मुल्क कैसा है, क्योंकि आज की तारीख में मुल्क आपका 70-80 के दशक का नहीं है, बहुत मजबूत ताकतवर देश है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए। अब बेवजह का टकराव और बेवजह हमारी ऊर्जा उधर जाए, इससे हर देश बचना चाहता है। भारत की सरकार कूटनीतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सेना के स्तर पे, खुफिया एजेंसियों के स्तर पे लगातार ये काम कर रही होगी कि उसके नागरिकों और उसके देश, उसकी सीमा की सुरक्षा हर हाल में हो और तालिबान की जो सरकार वहाँ बनेगी वो कभी भी हिंदुस्तान के लिए मुसीबत या चिंता ना बने। ये जो डिस्कशन अभी हमने किया इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी के साथ, इससे 2-3 बातें निकल करके सामने आई है कि हिंदुस्तान, चूँकि अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी है, वो कड़वा सच है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और यहाँ पर हिंदुस्तान जो अपनी रणनीति बना रहा है वो बहुत फूंक फूंक के बना रहा है। तो यकीनी तौर पर आगे आने वाला समय भी कुछ इसी तरीके का होगा कि आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो और उसके साथ आपको संबंध भी बना के रखने ही होंगे। मुझे लगता है कि जो सवाल हमने शुरुआत में
सतह पर रखे थे, सामने रखे थे। उनके तमाम सारे सवालों का बड़ा ही सुलझा हुआ जवाब राणा जी ने दिया है और तमाम सारे सवाल जो है वो हमारे व्यूअर्स को समझ में भी आए होंगे। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ये पेचीदा सवाल हैं उनको लेकर के हम आएँ और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को समझाएं कि ये दरअसल है क्या और इसको देखा कैसे जाना चाहिए और मोटे तौर पर हमारी आपके समझ में वो सीधे सीधे कैसे आ जाए। तो तालिबान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके लिहाज से तालिबान पर किस हद तक भरोसा किया जाना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? इसे लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों के लिए एक नई धारा, एक नया आयाम तय करता है, क्योंकि हमें उन्हें भी कंसीडर करना है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत मायने रखती है। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।